वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज़ ये देखो ना, क्या 99% लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो चैनल सब्सक्राइब करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार बाइंग प्रोसेस पे एक बहुत बड़ी सी वीडियो बनाई थी, लगभग 10 मिनट की, और उस पर इतने सारे कमेंट आए हैं। जो क्वेश्चंस मैं वहाँ कवर अप नहीं कर पाया था, उनसे रिलेटेड इतनी सारी क्वेश्चंस आई थी कि जो मैं अभी यहाँ अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिनमें ये सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूँ जो ऑलरेडी कमेंट्स में मुझे मिल रहे हैं उस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप इस वीडियो को अगेन एक कंप्लीट गाइड की तरह ले सकते हैं उन क्वेश्चंस के लिए जो पुराने वाले वीडियो में कवर नहीं हुए थे। अगर आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो उनसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप जाइए और वो जो मेरी पुरानी वीडियो है उसको कवर करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हैं जो मैं यहाँ कवर करने नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट डॉक्यूमेंट आर नीडेड टू बाई अ कार। अब ये चीज़ें मैंने उनमें जवाब नहीं दी थी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप कार खरीदने जाते हो। जैसे आपका एक पर्सनल आईडी, आपकी आईडी, आप कहाँ रहते हो उसके लिए आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, और भी अपना वोटिंग कार्ड यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपका पर्सनल आईडी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, आपका पैन कार्ड, आपकी जो इनकम है उसके लिए आपका जो एक अकाउंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपके पैन कार्ड में होती है, तो आपको एक पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको उन्हें फॉर्म 16 देना पड़ेगा या 3 मंथ्स की आपकी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी आपके अकाउंट की, जहां पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो वर्किंग नहीं है, मतलब सैलरीड पर्सन नहीं है, वो क्या करेंगे, उस केस में फॉर्म 16 की जगह पर आपको एक इनकम सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी इनकम कहां से आती है। उसके लिए एक सर्टिफिकेट्स बनते हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं वो मे भी आपको दिखाने पड़े, या आप उनसे एक बार बात कर लीजिए क्या चाहिए उनको, और वो सारी चीजें आपको दिखाना। अगला क्वेश्चन जो मुझे मिला था कि आप इंश्योरेंस कहां से कराते हैं और ये आपको कितना कॉस्ट करता है। तो देखिए इसका जो सबसे सिंपल आंसर है, पहले तो सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए आपने जहां से कार खरीदी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कार खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली जो डीलर है वही आपको इंश्योरेंस देगा। और जब इंश्योरेंस की बात आती है तो मैं आपको ये पॉइंट बता दूं कि जो इंश्योरेंस है वहीं पे सबसे ज्यादा डीलर कमाई करता है। तो एक बार आप उसे रीनिगोशिएट जरूर करें उस स्लैब को। जैसे मान के लिए अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हैं, अगर आप वो आपसे वो 45,000 50,000 रुपए बोल रहे हैं, तो आप उसे ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे पैसा बाजार है, आई थिंक बैंक बाजार, बहुत सारी साइट्स हैं, आप वहां पे जाके पॉलिसी बाजार वहां पे जाके आप कंपेयर करके देखो कि यही वहां पे कितने का मिल रहा है। फिर आप जाकर डीलर से बात करो कि हमें तो बाहर इतने में ही मिल रहा है, तो फिर वो उस जो पैसे को कम करेगा। तो ये तो फर्स्ट टाइम। और देखिए 2-4 हजार रुपए के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर से ना लें, डीलर से ही ले लें। 1000-2000 अगर आपको एक्स्ट्रा पड़ता है फिर भी, क्योंकि वो ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको इधर से उधर करने पड़ेंगे, वो आपके लिए एक सरदर्द बन सकता है। तो अब आते हैं, अगर आपने कार खरीद ली है तो उसके बाद आप इंश्योरेंस कहां से कराते हैं और कितना कॉस्ट करता है। तो देखिए हर साल जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होती जाती है, आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो गिरता जाता है, वो कम होता जाता है, क्योंकि जो आपकी आईडीवी वैल्यू है जो आपकी कार की वो कम होती जाती है। नंबर 2, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी आप पहले कार के डीलर को अप्रोच कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको कॉल करेंगे, क्योंकि उनके पास आपका डेटा रहता है। तो उन्हें पता होता है कि आपने नई कार ली थी, अब आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला था, तो वो आपको कॉल करेंगे। उनसे आप बात करिए कि वो आपको कितने में ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद एक बार आप देख लीजिए, अगर बाहर आपको उससे कम में, काफ़ी कम में मिल रहा है तो आप ऑनलाइन साइट से ले लीजिए। अदरवाइज मैं कहूँगा फिर से आप उन्हीं को अप्रोच करिए। उससे क्या होता है, अगर कभी कोई इंसिडेंट होता है तो आप डायरेक्टली, आपके पास एक अदर कॉन्टैक्ट नंबर होता है जिनको आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। मतलब जो आपका एडवाइजर होता है या जो फाइनेंस की तरफ से आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आप डायरेक्टली उनको फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ये चीज़ें लेते हैं तो आपके पास डायरेक्ट कस्टमर केयर नंबर होता है, आप उन्हीं को बार बार कॉल करते हो, परेशान होते हैं। और एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है कमेंट में, वो क्वेश्चन है कि जो डीलर है वो कह रहा है कि आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा, 3 महीने वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करने पड़ेंगे। तो सर इसका क्या ऑप्शन है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं या कैसे जल्दी खरीद सकते हैं कार। तो देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। कि होता क्या है, जब कोई कार लॉन्च होती है तो उसके 3 सिनारियो होते हैं, या तो वो कार बहुत फेमस हो जाती है, या वो कार एवरेज बिकती है, या वो कार फ्लॉप हो जाती है। तो अब अगर कार फ्लॉप है उस केस में तो आप खुद भी मे बी वो कार खरीदने नहीं जाओगे, करेक्ट। लेकिन अगर वो कार हिट है मार्केट में और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी ये सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि यार अगर डिमांड ज़्यादा है तो रेट भी बढ़ते हैं और सप्लाईज कम हो जाती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो
उस केस में कार डीलर जो है और कार का मैन्युफैक्चरर जो है इनकी अपनी चलती है, क्योंकि उनकी वो कार तो बिकने ही वाली है, आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीदेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि आपको वो कार जल्दी मिल जाए। तो इसके देखिए कुछ कुछ अलग अलग सिनारियोज हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं कार खरीदने गया था तो मैंने वेन्यू की जगह सोनेट भी मैंने कंसीडर की थी। तो सोनेट के केस में क्या हो रहा था, उन्होंने बोला कि सर जो टॉप एंड मॉडल है, ग्रे कलर टॉप एंड मॉडल हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, जिस कस्टमर ने बुक कराया था उसने कैंसिल कर दिया है, तो अगर आप वो कार चाहते हैं तो आपको 3 डेज में वो कार डिलीवरी मिल जाएगी। तो अब देखिए यहां पे मेरी जो ऑप्शन थी वो थी हुंडई वेन्यू और सोनेट, दोनों थी। लेकिन हुंडई वेन्यू ने तो सीधा उन्होंने बोला, हुंडई वालों ने, कि 3 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा, 2 मंथ। लेकिन सोनेट के केस में क्या हुआ कि अगर आप टॉप एंड लेते हो और ग्रे कलर लेते हो तो आपको 3 दिन में मिल जाएगी। अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको कार 3 दिन में चाहिए या आपको वही कार चाहिए जो आपने फाइनल की है। अब मेरे केस में मुझे हुंडई ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड लग रहा था तो मैं हुंडई की तरफ गया। अदरवाइज अगर मुझे 3 दिन में कार चाहिए होती तो मुझे सोनेट मिल जाती। ये जो सिनारियो है, अगर आपको कार जल्दी चाहिए तो आप फिर थोड़ा सा आपको ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मे बी कलर के साथ, मे बी जो आपका मॉडल नंबर है, जैसे मान लीजिए टॉप एंड है या सेकंड टॉप है, थर्ड टॉप, थोड़ा सा आपको मे बी ऊपर नीचे करना पड़े। मान लीजिए आपका बजट अगर 12 लाख है, आप सेकंड टॉप ले रहे हो, तो मे बी हो सकता है आपको अगर टॉप एंड तुरंत मिल रही है तो आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के आप टॉप एंड ही उठा लो, वो आपको जल्दी मिल जाएगी। या मान के चलिए आपने व्हाइट कलर बुक किया है, ब्लैक कलर बुक किया है, कोई और कलर आपको मिल रहा है, उस केस में आपको कार जल्दी मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सारी डिमांड फुलफिल हो और आपको कार भी जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये काफी मुश्किल हो गया है, स्पेशली उन कारों के साथ जिनकी डिमांड ज्यादा है। मैं डिमांड की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि किसी एक ब्रांड की सारी कारें हिट हो या एक जो आपका एक सेगमेंट होता है उस सेगमेंट की सारी कारें हिट हो, ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट लेते हैं तो जो सबसे ज्यादा डिमांड अभी करंट 2022 में चल रहा है वो नेक्सॉन का है। तो अभी नेक्सॉन में सबसे ज्यादा वेटिंग है। तो अगर आप नेक्सॉन लेना चाहते हैं और अपने पसंदीदा कलर लेना चाहते हैं और जल्दी लेना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। वहीं पे अगर आप एक्सयूवी 300 के लिए चाहते हो तो मे बी वो आपको जल्दी मिल जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में कम है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बुकिंग अमाउंट क्या होता है और कितना देना होता है और इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है। देखिए बुकिंग अमाउंट हर एक कंपनी अपना फिक्स करती है। जैसे हुंडई के केस में 25,000 होता है या 50,000 होता है, अदर का मे बी 35, 45, 15,000। हर ब्रांड के पर्सपेक्टिव ये जो बुकिंग अमाउंट है ये अलग अलग होता है और इस बुकिंग अमाउंट के रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल होने के भी केसेस अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कार बुकिंग कर दी, किसी कारणवश अगर आप कार नहीं लेते हो, ठीक है, तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको पूरा रिटर्न होगा या रिटर्न होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वो चीजें आपको शुरू में डिस्कस करनी पड़ती हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसा मान लीजिए 25,000 रुपीज आपसे लिया उन्होंने, तो वो आपको 20,000 रिटर्न कर देंगे, बाकी रिटर्न नहीं करेंगे, 5,000 आपका चार्ज कट जाता है। लेकिन अगर कार डीलरशिप की तरफ से कैंसिल होती है तो फिर उन्हें आपको पूरा पैसा रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ये उनकी गलती है। अब इसमें किसी का कमेंट आया है कि सर एक फुल वीडियो बनाइए जिसमें उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी ना पता हो कार के बारे में कि कौन सी कार चूज करनी है, कैसी कार चूज करनी है, तो उसके लिए मैं फिर से अलग वीडियोस बना दूंगा। इस वीडियो में मैं कवर अप नहीं कर सकता हूं। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं उन क्वेश्चंस का जवाब देने की जो कि सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है दूसरा, वो है पीडीआई का, कि पीडीआई कब करना होता है। तो देखिए पीडीआई जो होती है वो उसका मतलब ही होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब आपने ये कंफर्म कर दिया कि आप डिलीवरी लेने वाले हैं, उससे जस्ट पहले का जो प्रोसेस होता है वो आपका पीडीआई कहलाता है। अब पीडीआई में एक्चुअली होता क्या है, जब आप कार लेने जाते हो तो आप अकेले इंसान नहीं होते हो। 99% आपके साथ कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड कोई ना कोई तो चाहता है। अब जैसे मान के चलिए कि आप फाइनल जो डॉक्यूमेंट है उनमें आप जब आप साइन कर रहे हो, एट द सेम टाइम जब आपकी कार आ जाती है, क्लीन होती रहती है, उसके बाद डिलीवरी लेने से पहले का जो मूवमेंट होता है, उस केस में हो सकता है आप फ्री हो या आप फ्री ना हो, तो उस केस में जो आपके साथ आपके मेंबर गए हैं उनको आप बता दीजिए कि कार में जाकर आप ध्यान से सारी चीजें देखिए, किसी एजेंट को बुला लीजिए जो ये कवर करे कि कार कैसे चलती है। तो उसमें क्या होता है, जब एजेंट आपका जो फ्रेंड है, आपके जो फैमिली मेंबर है जो आपके साथ गए हैं, उन्हें जब वो एक्सप्लेन करता है तो ये 2 चीजें कवर करता है। नंबर 1, अगर उसमें से कोई भी चीज वर्किंग नहीं है तो आपको उस समय पता चल जाएगा कि ये काम नहीं कर रही है, और नंबर 2, आपको कार की पूरी फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी। उसके बाद आप बाहर से कार का जो पेंट है स्क्रैच तो नहीं है, सारी चीजें काम कर रही हैं, व्हील सही है, टायर आपके कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें जो है ये आप
पीडीआई में कवर करते हो। डिलीवरी लेने के बाद जैसे ही आप शोरूम से निकल जाते हो, अगर तुरंत भी वापस आके आप बताओगे ना, तो ये जो आपका कार डीलर है, अगर वो अच्छे दिल का निकला या मान के चलो आप वो एक ऑनेस्ट पर्सन हुआ, तो मे बी वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम थी। अदरवाइज 99% टाइम वो आपको क्लियर बोल देंगे कि सर जब आप कार यहाँ से लेकर गए थे तो कार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, अब प्रॉब्लम आई है सर, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपका अगर ये प्रॉब्लम आपको थी तो आपको पहले बता देना चाहिए था, इसीलिए पीडीआई की जाती है। अगला जो क्वेश्चन बहुत पूछा गया है वो है कि सर हम फाइनल पेमेंट कब करें। सर डीलर कह रहा है आप पूरी पेमेंट कर दो, उसके बाद आपको 1 महीने 2 महीने वेट करना पड़ेगा कार के लिए। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो बताता हूं मैं आपको। जब आपने टोकन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट ही दिया है केवल 25,000 या 50,000, उस केस में क्या होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है और आप कार नहीं लेना चाहते हो तो आप कह सकते हो भैया आप मेरे बुकिंग अमाउंट से जो पैसे कट कर लो, बाकी मुझे रिटर्न कर दो, मुझे कार नहीं लेनी है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर आपने सपोज 10 लाख 15 लाख रुपए की एक गाड़ी है और आपने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया है, उसके बाद आप कैसे बोलोगे कि ये कार मुझे नहीं लेनी है? अगर आपका मूड चेंज हो गया इन केस, या मान के चलो उन्होंने बोला 6 महीने का वेटिंग है, 6 महीने बाद हम आपको कार देंगे, तो सपोज मान के चलो आप एक्स कार के लिए आपने बुकिंग अमाउंट दी थी, किसी दूसरे ब्रांड की वाई कार उससे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ या उससे अच्छे ऑप्शंस के साथ आपको उसी प्राइस में मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपका मूड स्विंग होगा और आपको लगेगा यार ये वाली कार ज्यादा अच्छी है, वो वाली कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब आपने पूरा पेमेंट कर दिया है तो आपका जो डीलर है वो नहीं मानेगा, वो नहीं कहेगा कि आप जाके वो कार लो, वो कहेगा सर आपको यही कार लेनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम हो। अगर डीलर आपसे कहता है आप पूरी पेमेंट कर दो और उसके बाद हम आपको कार डिलीवर करेंगे, आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर हम आपको पूरी पेमेंट तुरंत करेंगे, आप हमें कार तुरंत डिलीवर करने का प्रॉमिस करिए। अगर आप कार हमें आज ही प्रॉमिस कर रहे हैं डिलीवर करने को, तो हम आपको पेमेंट करने को तैयार है। देखिए जब पेमेंट की बात आती है तो इसमें भी 2 सीन है, या तो आप बैंक लोन लेकर आप कार ले रहे हो, या तो आप कैश हार्ड कैश पे कार ले रहे हो। तो अगर आप हार्ड कैश ले रहे हो उस सीन में, तो मैं आपको क्लियरली बोलूं आप बादशाह हो, आप किसी भी शोरूम से ले सकते हो, 2-4 शोरूम से बात करो, 2-4 डीलर से बात करो, जो देने को तैयार हो तुरंत उनको दे दो कैश, वो आपको कार जल्दी से जल्दी डिलीवर कर देंगे। उस केस में एक ही डीलरशिप पे मत अटको। लेकिन अगर आप कार बैंक लोन पे ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट उनको नहीं मिलता, वो बैंक के थ्रू उनको मिलेगा। उस केस में हर डीलरशिप वाला यही बोलता है सर 1 महीने वेट करना ही पड़ेगा, 2 महीने वेट करना ही पड़ेगा। बैंक लोन वाले केस में एक पॉइंट और है जो मैं कवर करना चाहूंगा। बहुत सारे डीलरशिप वाले क्या कहते हैं कि आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उसे डिस्पर्स करा दो, या सिंपल शब्दों में कहूं तो आप उसे रिलीज करा दो हमारे पास, उसके बाद हम आपको कार देने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने 25,000 रुपए मान के चलिए टोकन अमाउंट देके आपने कार बुक किया था, बाकी का 10 लाख रुपए आप उनको तुरंत देने को तैयार हैं जब आप वो कार आपको देने को तैयार है। उन्होंने क्या बोला कि आप 10 लाख रिलीज करा दो, हम आपको कार दे देते हैं। अब मान के चलिए आपने 10 लाख रिलीज करा दिए बैंक से और आपको कार नहीं मिली। अब उन्होंने क्या बोला कि सर 3 महीने बाद ही हम आपको कार दे पाएंगे, आपकी जो कार थी वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या वो किसी और कस्टमर को मिल गई। इस केस में क्या होगा, जो 3 महीने का बैंक को इंटरेस्ट देना है वो आप तो भरोगे ही भरोगे, साथ में आपके पास अपनी कार भी नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है कि हम ले कौन सी कार। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं सर डीजल लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है। देखिए इन सारी चीजों का जवाब आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कौन सी कार लेनी है, ट्रांसमिशन कौन सा लेना है और फ्यूल कौन सा है, डीजल हो या पेट्रोल, ये चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आपको डिसाइड करनी है। आपको हैचबैक लेना है, आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना है, मिड साइज एसयूवी लेना है, फुल एसयूवी लेना है, या आपको किसी और सेडान लेना है, ये आपका पर्सनल चॉइस होता है, आपका पर्सनल डिसीजन होता है। इसमें सामने वाला केवल आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 2, आपको डीजल लेनी है या पेट्रोल लेनी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप मिनिमम 1000 किलोमीटर हर महीने ड्राइव करते हो, मतलब साल में अगर आप 12,000 किलोमीटर ड्राइव करते हो तो आप शांति से डीजल ले लो। लेकिन अगर आप केवल तब घूमने निकलते हो जब आपका मन करता है 200-400 किलोमीटर मंथ में, 500 किलोमीटर, मैं सजेस्ट करूंगा पेट्रोल ले लो, आप ज़्यादा सुखी रहोगे। सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ट्रांसमिशन कौन सा लेना है, जो लोग पूछते रहते हैं। देखिए अगर आप मैनुअल के लिए पैशनेट हो, आपको मैनुअल चलाने में मजा आता है, तो फिर मैं कहूँगा शांति से मैनुअल लो। क्योंकि आप कितना भी दूसरे की बात सुन लो कि ऑटोमेटिक में कंफर्ट ज़्यादा है, स्मूथनेस ज़्यादा है, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मज़ा नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप कंफर्ट की तरफ ज़्यादा झुकते हो, आपको सुकून ज़्यादा चाहिए, आप सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हो, ट्रैफिक में ज़्यादा ड्राइव करते हो, शांति से आप ऑटोमेटिक ले लो, आप खुश रहोगे। एक पैर फ्री रहता है, आपका हाथ फ्री रहता है, एक हैंडल पे हाथ होता है आपका, दूसरा एक पैर होता है जिससे आप ब्रेक और क्लच कवर करते हो, उस केस में आप खुश रहोगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो वो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ में ही मैं एक नई सीरीज लेकर आ जाऊंगा जहां पे मैं शुरू से हर एक छोटी छोटी चीज़ों को कवर करके आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए, कौन सा साइज लेनी चाहिए गाड़ी का, कौन सा ट्रांसमिशन, कौन सा, वो सारा मैं एक अलग वीडियो प्रॉपर बना दूंगा जहां पे मैं छोटी छोटी चीज़ों के भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।